हम लोग इसकी सही है गलत है? गलत लिखा है ना? ये तो बनेगा। ठीक है ना? हाँ। तो कल हम लोगों ने एक पॉइंट देखा था कि सिंधु घाटी के सभ्यता में जो कई सारे शहर थे, जो भी शहर थे, उन सब की अर्थव्यवस्था किस पे बेसिस थी? एग्रीकल्चर और ट्रेड पे, है ना? एग्रीकल्चर एंड ये जो ट्रेड था, एग्रीकल्चर किन किन चीजों का होता था हम लोगों ने देख चुके हैं, है ना? राइस, वीट, बार्ले, है ना, इन सब चीजों का। और ट्रेड जो हो रहा था मोस्टली होता था किसके साथ? एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नली दूसरे देश के साथ जो ट्रेड हो रहा था वो था मेसोपोटामिया के साथ। और इजिप्ट के साथ ही ट्रेड था, पर इजिप्ट वाले में बहुत ज्यादा, थोड़े बहुत प्रमाण मिले हैं, पर मेसोपोटामिया के साथ काफी ज्यादा ट्रेड हुआ करता होगा, क्योंकि मेसोपोटामिया की बहुत सारी किताबों में सिंधु घाटी सभ्यता का चर्चा किया हुआ है। जहां पे कई सारे जगहों पे सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया का एक टेक्स्ट के अनुसार, जहां पे मिले प्रमाण के अनुसार, एक जगह मेसोपोटामिया के लोग चर्चा करते हैं कि उनका मेलुहा के साथ ट्रेड हुआ करता है। It's from Mesopotamia tells about trade with मेलुहा। मेसोपोटामिया से मिली जानकारी के अनुसार मेसोपोटामिया के लोग एक मेलुहा नामक जगह से ट्रेड कर रहे थे। किस नामक जगह से ट्रेड कर रहे थे? मेलुहा। बाद में ये पता चला कि मेलुहा वो लोग सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे उसी को कहते थे। मेलुहा किसको कहा जा रहा था? सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी उसी को मेसोपोटामिया में शायद मेलुहा नाम से जाना जाता था। और क्या नाम है सर इसका मेसोपोटामिया का? मेसोपोटामिया का क्या नाम है? इस लाइन पे क्या कौन सा देश है? सीरिया और इराक के कई सारे हिस्से जो है वो मेसोपोटामिया के अंदर आते हैं उस समय। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसमें दो प्रमुख साम्राज्य थे। एक था बेबीलोन, बेबीलोन का बारे में सुने होंगे, जहाँ का सिकंदर की मृत्यु हुई थी। हाँ। और एक था सुमेरिया। सुमेरिया और बेबीलोन से मिलकर बना हुआ था मेसोपोटामिया की सभ्यता। दो प्रमुख शहर थे, दो प्रमुख साम्राज्य थे, है ना, मेसोपोटामिया में, सुमेरिया और बेबीलोन। कॉन्टिनेंट में ना इस समय शुमालिया, क्या शुमालिया, सुमेरिया, अरे सोमालिया नहीं, सुमेरिया शुमेरिया और बेबीलोन दो साम्राज्य का नाम है जो कि मेसोपोटामिया में था। चलो आगे लिखो। एक्सपोर्ट क्या किया जाता था? एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे वहां से क्या एक्सपोर्ट किया जाता, ट्रेड किया जाता था?
तो ट्रेड में किस चीज को एक्सपोर्ट किया जाता था? मुख्य रूप से जो एक्सपोर्ट करने वाली चीजें थी वो थी आर्टिफैक्ट्स एंड क्राफ्ट। आर्टिफैक्ट्स एंड क्राफ्ट है ना, जैसे खिलौने बना रहे हैं, है ना, कंघी बना रहे हैं, इन सब चीजों को एक्सपोर्ट किया जाता था। क्राफ्ट मतलब कुछ भी हाथ से कपड़े बनाना या कुछ हाथ से जो चीजें बनाई जाती है, खिलौने, सजावट, ज्वेलरी, है ना, ये सारी चीजें जो है और इंपोर्ट जो की जाती थी, इसमें एक्सपोर्ट में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भी था, इंपोर्ट की जाने वाली चीज जो आयात की जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, उसमें मुख्य रूप से सोने और चांदी थे। मेसोपोटामिया से आते थे। सिर्फ मेसोपोटामिया से नहीं आते थे, कई सारे जगहों से, मिस्र के साथ भी उसका जो है ट्रेड हुआ करता था, सेंट्रल एशिया के साथ भी ट्रेड था। मेसोपोटामिया में कई सारे इंस्क्रिप्शन मिले हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करते हैं, इसलिए हम लोग मेसोपोटामिया को जस्ट एज एग्जाम्पल की तरह हम लोगों ने पढ़ा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का संपर्क कई सारे देशों से था, सेंट्रल एशिया के देशों से भी था, है ना, वेस्ट एशिया के देशों से भी था, नॉर्थ अफ्रीकन देश जैसे कि मिस्र है उनसे भी था। चलो, अब ये जो ट्रेड होता था, ध्यान देना है कि इस समय किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समय कॉपर और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया जाता था। नोट करके लिखना पॉइंट में। इसके अलावा कई सारे और भी चीज का इस्तेमाल होता था। पर ये जो है, ये जो टाइम है वो कॉपर एज या ब्रॉन्ज एज कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे मेटल्स कॉपर और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल शुरू हुआ था यहां से। मेजरमेंट के लिए वेट का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि 16 के मल्टीपल में थी। तुमने सुना है ऐसा नाम, भारत में भी पहले जो सिक्के होते थे वो रुपया और पैसा, इसके अलावा एक और चीज था जो चलता था, इसको अना कहते थे। 1 आना, 2 आना, 3 आना, आना, एक आना, एक आना, 2 आना। तो उस समय जो 1 रुपया था वो 16 आने के बराबर था। समझ रहे हो? याना क्या होता है? याना कहते हैं। आना क्या होता है? आना एक पैसे। सर उसमें गोल्ड मिलता रहता है,
पैसे को आना कहते हैं, एक पैसे दो पैसे। ठीक है। मेरे पास अपने सिल्वर तो उस जो सिंधु घाटी के समय पे जो मेजरमेंट होता था ना, अभी हम लोग का मेजरमेंट कैसे है, जैसे ग्राम में नापते हैं और ग्राम को फिर किलोग्राम में नापते हैं, 1000 का मल्टीपल है ना। हम लोग जनरली हर जो हमारा मेजरमेंट है आज के टाइम पे वो 100 का मल्टीपल है ना। 100 1 पैसा, 10 पैसा, 100 पैसा 1 रुपया, है ना। तो 10 का मल्टीपल है। उस समय जो मेजरमेंट होता था वो 16 के मेजरमेंट में होता था। वजन को नापने के लिए वो एक वेट यूज करते थे, जैसे आज भी हम वेट यूज करते हैं किसी चीज की वजन को नापने के लिए। लंबाई को नापने के लिए एक स्पेशल छड़ी का इस्तेमाल किया जाता था जो कि ब्रॉन्ज से बना हुआ था। ये वजन में 16 मल्टीपल का यूज करते थे। आना तो पेन होता है, 8 आना 50। 4 आने का मतलब है 25 पैसा, 4 आना 25 पैसा। ठीक है। 8 आना का मतलब है 50 पैसा और 16 आना मतलब 1 रुपया। मेजरमेंट में वेट का इस्तेमाल किया जाता था, जो 16 मल्टीपल में था, मतलब कैसे वेट और ये कैसे वेट वो पैसे और वेट का। देखो जो भी यूनिट्स होते हैं ना मेजरमेंट के, वो कई सारे यूनिट्स होते हैं ना। जैसे वजन नापने के लिए क्या क्या है तुम्हारे पास, किलोग्राम है, मिलीग्राम में भी नापते हो, है ना, ग्राम में नापते हो, केजी है, क्विंटल है, टन है। ये सारे एक दूसरे से कैसे संबंधित है, 10 के मल्टीपल पे है। वही चीज यहाँ पे किसके मल्टीपल में इस्तेमाल किया था, समझ रहे बात को। तो जैसे कि अगर क्या कहते हैं, एक वेट अगर 16 का है, हाँ, तो दूसरा 32 का होगा। हाँ, 16 का मल्टीपल हुआ करता था, है ना। समझ लो कि जैसे 1 पैसे का मतलब, एक अगर पैसा है तो 16 पैसा मतलब 1 रुपया, फिर 16 रुपया मतलब 100 या कुछ और, है ना। तो इस तरह से जो यूनिट्स होते थे एक दूसरे के 16 के मल्टीपल में होते थे। लंबाई नापने के लिए ब्रॉन्ज से बनी स्टिक का इस्तेमाल किया जाता था। सर एक बात सुनिए, मेजरमेंट के लिए वेट का इस्तेमाल किया जाता था, किस टाइप ऑफ मेजरमेंट के लिए? वजन तो वेट हो नहीं जाता। ये जो वेट है, हम लोग देखो वेट जो उसको बोलते हैं हम लोग, जो पत्थर है ना, ये लोहे का टुकड़ा होता है जिसपे लिखा होता है 1 kg, उसका नाम है वेट। उसका नाम है वेट। वेट एक कॉन्सेप्ट भी है ना, और वेट उसका नाम भी है, क्योंकि वो वेट कॉन्सेप्ट को यूज करके ही तौलता है। बट खारे का नाम सुने हो? हाँ, बट बोलते हैं उसको। हाँ। रिलीजन के बारे में देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे धर्म कैसा था, रिलीजन था नहीं था, मंदिरें थी या नहीं थी। इसमें लिखो there was priest but no temples have been found। कोई मंदिर नहीं थे पर प्रिस्ट थे, पुजारी थे। ब्लैक पॉटरी। ठीक है। रेड
ब्लैक का मतलब क्या है कि एक घड़ा जो बनाया गया, सपोज कि ऐसा, कुछ इस तरह का अगर एक बर्तन बनाया जाता है तो मिट्टी को जब हम गर्म करके उसको जला करके उसको पकाते हैं, उस घड़े को पकाते हैं, तो वो ऑलरेडी लाल रंग का होता है लगभग। इस पे काले रंग का पेंट दिया जाता था, है ना। तो सपोज कि यहां से लेके यहां तक उन्होंने इसको ब्लैक कर दिया। फिर ये नीचे वाला पोर्शन ब्लैक कर दिया, ये वाला पोर्शन को ब्लैक कलर से, काले रंग से रंग दिया। तो ये एक अलग तरह की खासियत थी। तो इस समय पोल्ट्री बनाने में 2 रंगों की पोल्ट्री में यूज होती थी, लाल और काला। इसीलिए इसको कई बार कई जगहों पे जो है रेड एंड ब्लैक वेयर कल्चर भी कहते हैं, है ना। ऐसी कल्चर जिसमें लाल और काले रंग के बर्तन का इस्तेमाल, मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल किया जाता था। तो मतलब ये क्या मतलब करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है रेड और ब्लैक कलर का यूज होना? कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता, एक अलग आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करता है। उसका कोई मतलब नहीं है कि लाल का यहाँ पे मतलब खून का बदला लेना और काला मतलब लेना, ऐसा कोई मतलब नहीं है। बस ये है कि इस समय इसके बाद जो आया है ना, वो किसी और तरीके का बनाया जाता था। समझ रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जाओगे तो हर घर के बाहर तुम्हें कुछ एक खास तरह का चित्र दिखेगा, लोगों का पहनावा एक खास तरह का होता है ना। लोग कहीं जाओगे तो लोग पानी पीने के लिए बोतल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं पे ग्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे कल्चर समझ में आता है कि ये सारे लोग जो है इस तरह के बर्तन का इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसका कोई बस यही मीनिंग है, कोई आइडेंटिटी है उस समय की, है ना। उस समय वही फैशन होगा, है कि नहीं है। नहीं, जैसे कि सर अगर हम अभी इसको कंपेयर करें तो अभी जैसे कि ब्रॉन्ज रखा जाता है, नीचे ब्रास का रखा जाता है, तो हीट का अच्छा रेजिस्टिव हुआ है, इसलिए हो गया। स्टील यूज करते हैं हम लोग, तांबा वैसे तो उसकी सेंस मतलब निकाल लेते हैं हम लोग, उतना ही करेंगे। वो क्यों करते थे हमें नहीं पता, हम बस इतना जानेंगे कि ऐसा करते थे जिससे उनकी एक खास पहचान मिलती थी। ठीक है, अब एक टेबल बनाओ। तो बेसिक फीचर तुम लोग समझ गए कि उस समय की क्या फीचर्स थी। ये इंडस सिंधु घाटी सभ्यता के संबंधी जो उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज था वो आप लोगों ने देखा, है ना। हम लोग इसके अलावा भी बहुत तरह के आर्ट खिलौने थे, है ना। पपेट जानते हो, कठपुतली वाला जो गेम होता है, ये सारी गेम भी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। चूड़ियां बनाई जाती थी, सिंदूर का कल्चर था, कई तरह की चीजें थी। तो हम लोग अभी उतने डिटेल में एक एक चीज को नहीं पढ़ रहे हैं, हमने बेसिक फीचर देखा। अब हम देखेंगे कि किस किस जगह पे कौन कौन सा चीज मिला है। ठीक है, जैसे नेम ऑफ साइट या फिर प्लेस जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई थी। तो पहला नाम क्या होगा, हड़प्पा। तो हम देखेंगे कि हड़प्पा जो है सबसे पहला जगह था
इस सभ्यता का सबसे ऐसा जगह, इस सभ्यता से जुड़ी हुई जगह थी जिसको सबसे पहले खोजा गया, है ना। तो कब खोजा गया और किसने खोजा, ये महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हड़प्पा है वो कहां है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और हड़प्पा में क्या क्या चीजें मिली हैं। रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के पंजाब राज्य में, ठीक है। किस नदी के किनारे हड़प्पा बसा हुआ है, बसा हुआ था रावी नदी के किनारे, पंजाब, पाकिस्तान में भी पंजाब है, उस पंजाब से में, ठीक है। चलो, तो लोकेशन याद रखना है, नाम और कहां पे है, उसके बाद किसके द्वारा खोजा गया, लिखो, डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी इन 1921। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी, और सिर्फ दयाराम साहनी अकेले नहीं थे, और भी कई सारे लोग थे। तो हम लोग जो है एक दो नाम और देखेंगे इससे संबंधित, हड़प्पा से संबंधित। आर.डी. बनर्जी, एंड व्हीलर, ये ब्रिटिश का नाम है जो उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड हुआ करता था। ब्रिटिश अधिकारी का नाम है व्हीलर, जो उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो खुदाई का काम करती है, एक्सकेवेशन का काम करती है। तो इसमें क्या है, कई तरह की रोल है, जैसे कि मान लो डिस्कवर किया गया, दयाराम साहनी को ऐसा कुछ मिला उस जगह पे लोग, तो वो जाके उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई बहुत पुराना शहर बसा हुआ है इस जमीन के नीचे, तो अब उसकी खुदाई की जाएगी। तो इन लोगों ने, आर.डी. बनर्जी और व्हीलर के नेतृत्व में उस जगह की खुदाई की गई। तो एग्जाम में क्वेश्चन डिस्कवर्ड बाय भी रहता है, और कभी कभी ये भी रहता है कि एक्सकेवेटेड बाय, खुदाई किसने की, है ना। तो इससे संबंधित ये तीन नाम है, डिस्कवर्ड किया गया दयाराम साहनी, और उस समय जो हेड था व्हीलर, एंड आर.डी. बनर्जी एक्सकेवेशन के टाइम। मदर गॉडेस एक मूर्ति है, एक स्कल्पचर है, ठीक है। तो शायद ऐसा अनुमान है कि ये जैसे हमारे यहाँ पत्थर की मूर्ति होती है ना, स्कल्पचर जिसको हम लोग पूजते हैं, तो उस तरह से ये जो मदर गॉडेस है इसको उस समय लोग पूजते थे। SCULPTURES sculptures। मेल टोर्सो, टोर्सो का मतलब होता है कि शरीर में से हाथ और पैर को हटा दोगे तो ये कमर से लेकर के सर तक का जो है एक ऐसी मूर्ति मिली है ना, जो कि रेड सैंडस्टोन में बना हुआ है। मेल टोर्सो रेड सैंडस्टोन का मूर्ति है ये भी। हाँ, मेल टोर्सो एक मेल का, ये जो कमर के ऊपर से जो भाग है उसको टोर्सो कहते हैं, बिना पैर के जो भाग है बॉडी का है भाग, उसको टोर्सो कहते हैं। मेल टोर्सो मिला है कहाँ पे, हड़प्पा में। धड़, कंकाल वगैरह भी मिले थे क्या? मेन विदाउट हैंड्स में, हाँ, हैंड्स एंड लेग्स, कंकाल वगैरह मिला होते हैं। इन सब का गूगल पे सर्च करोगे, सबका बहुत बढ़िया बढ़िया फोटो दिख जाएगा, है ना, तो ध्यान रख सकते हो। चलो आगे लिखो, मोहनजोदारो।
इसमें लिखो इंडस के किनारे सिंध पाकिस्तान में, इंडस रिवर के किनारे सिंध पाकिस्तान। हड़प्पा के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन which was discovered, सबसे पहली जो साइट डिस्कवर हुई थी वो कौन थी? हड़प्पा थी। ठीक है। मोहनजोदड़ो के बारे में इसी तरह से खास चीज है कि ये लार्जेस्ट साइट है, लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। लिखो इसमें राखाल दास बनर्जी। RAKHAL राखाल दास। इसी को हम लोगों ने ऊपर लिखा था RD बनर्जी। अच्छा, RD बनर्जी और रखाल दास एक ही है? हाँ हाँ, देख रहे हो ना, RD राखाल दास, RD बनर्जी है। RD बर्मन। ये सर एक ही ने किया था। पहला जो मिला है ग्रेट बाथ, है ना, स्नान गृह, एक बहुत बड़ा स्नान गृह है ना, जो एक छोटी सी झील जैसी बनी हुई है, तालाब जैसी, और उसके चारों तरफ सीढ़ियां बनी हुई है उतरने के लिए, है ना, और उसमें छोटे छोटे कमरे भी बने हुए हैं। तो ये कोई रिचुअल्स हुआ करता होगा जहां पे लोग इकट्ठे जो है स्नान करते हैं, है ना। तो अभी भी जैसे पिंडदान के बाद इकट्ठे स्नान करने का प्रचलन है, उस तरह का किसी भी चीज से संबंधित कोई रिवाज होगा वहां पे। आगे लिखो पशुपति सील। ठीक है, पशुपति सील जो है उसको, उसका नाम है, बीच में एक योगिक मुद्रा में एक बना हुआ है कि ह्यूमन का, इंसान का, और उसके चारों साइड कई सारे जानवर हैं, है ना। उसके बाद लिखो डांसिंग गर्ल, ब्रोंज से बना हुआ एक डांसिंग गर्ल का मूर्ति। लिखिए, आगे लिखो, अगला साइड लिखो चन्हुदारो, CHANHUDARO। चन्हुदारो जो है वो भी पाकिस्तान के सिंध में है, जैसा मोहनजोदारो जहां पे है इंडस रिवर के किनारे। सर इनमें
ये कैसे पता लगा कि इसका नाम चैनदार है, इसका नाम मोहनजोदारो है? जैसे वहां पे अब जो ये जो साइट्स हैं उसके आसपास तो गांव है ना, तो वहां से कुछ मिलता जुलता नाम रखा गया, जैसे मोहनजोदारो जो है वो उस जगह के गांव पे कोई नाम होगा, इन लोगों ने ये डिसाइड किया, पता नहीं होगा कि उसका नाम मोहनजोदारो था या क्या था, लेकिन उसके आसपास जैसे कोई बहुत पुरानी चीजें मिलती है तो हम उसका नामकरण कैसे करते हैं, उस जगह से नाम रख देते जिसके पास मिला है। ये सारी जगह ऐसा थोड़ी यहाँ लोग नहीं रह रहे हैं, अभी लोग रह रहे हैं ना, उसके आसपास गांव है, कुछ किस्से कहानी या कुछ ऐसे चीज है तो लोग उसके नाम पे रखा गया, वो जगह है। नहीं सर, मतलब जो डिस्टिंग्विश करने वाला है, जो जैसे कि आरजी बनर्जी है, इन्होंने कैसे पता किया कि ये मोहनजोदारो है, ये जितना एरिया है ये मोहनजोदारो है, और ये एरिया है ये चुनदारो है। हाँ। नाम के बारे में पूछ रहे, ये पूछ रहे उनको पता कैसे लगा कि यहाँ पे मिट्टी के नीचे कुछ है? नहीं सर, वो नाम ऐसे तो वहां पे वो जगह है ना, वो जगह तो अभी भी है ना, उस जगह का नाम है, समझे? जैसे लक्ष्मी नगर में मान लो कि मिल गया कोई बहुत पुराना साइट, तो उस साइट का नाम क्या होगा? लक्ष्मी नगर होगा। अच्छा, ये कोई नई जगह थोड़ी, ऐसा नया जगह थोड़ी ना खोज रहा है कि जिसके बारे में अभी तक लोगों को पता नहीं है। इस जगह पे लोग रह रहे हैं, पर ये सारी चीजें जमीन के अंदर धसी हुई है, कहीं कहीं पत्थर निकले हुए होंगे थोड़े बहुत, है ना। और ऐसा वो पता कैसे लगा कि हाँ यहाँ कुछ है? मशीन, वो उसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट जो है उससे संपर्क करना पड़ेगा। सर वो मशीन होती है, कई सारे वो लोग पढ़ाई करते हैं इसकी, अपनी जिंदगी बिताते हैं, खोजते रहते हैं। नहीं सर, वो पता घूमते रहते हैं। डिस्कवरी चैनल नहीं होता है, उसमें वो दिखाते हैं मतलब स्टिक टाइप की होती है और नीचे ऐसे गोल गोल होता है, ऐसे जाके टू 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 बोलने लगता है, मतलब इसके नीचे वो तो डिस्कवरी में देखा माइंड डिटेक्ट करने के लिए वो होता है ना, माइंड डिटेक्ट करने करता है ना। चलो लिखो इसमें, एनजी मजूमदार, एनजी मजूमदार 1930 ईस्वी। ठीक है, इस ये दो चीजों के लिए चनुदारो फेमस है। एक तो ये जो है खिलौने और श्रृंगार से संबंधित चीज बनाने का शहर था। ये एक ऐसा शहर था जिसमें मुख्य रूप से खिलौने बनाए जाते थे। ठीक है, इंडस्ट्रियल टाउन होगा मे भी, है ना। जो लोग खिलौने और ऐसे जो फैशन से संबंधित जो चीज है, जैसे माला हो गया, खिलौना हो गया, टॉय हो गया, है ना, ये सब चीज बनाया करते थे। लिपस्टिक बनाया जाता था, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे बनाई जाती थी। तो पहला तो फैशन और टॉय से जुड़ी हुई चीजें बनाई जाती थी, और दूसरी खासियत थी इस जगह की, चनुदारो की, कि यहाँ इस शहर में हम लोगों ने देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो शहर थे उसकी विशेषताएं में ये देखा था हम लोगों की, एक वेस्टर्न पार्ट में, पश्चिमी भाग जो है थोड़ा ऊंचाई पे होता था, जिसको साइटेडल कहते थे। इस जगह पे, इस शहर में, चनुदारो में कोई साइटेडल नहीं है, और समझ के भी लग रहा है साइटेडल नहीं है, क्योंकि ये सारे लोग क्या थे जो खिलौने और गहने बना रहे थे, वो लोग क्या थे? ये लोग लेबर थे जो बना रहा था। तो इस शहर में सिर्फ वही लोग रह रहा था जो खिलौने और जेवर और फैशन की चीजें बना रहे हैं। तो मोस्टली इस शहर में जो है सिर्फ वर्कर्स रह रहे थे, इसीलिए कोई साइटेडल नहीं था। साइटेडल तो वो जगह था ना जो जहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और जो अपर क्लास थे वो लोग रहते थे। ठीक है, तो इसमें लिखो फैशन और टॉयज बनाए, फैशन से संबंधित, फैशन और टॉय से संबंधित। और दूसरा इसमें लिख लो
इस शहर में चनहुदारों में कोई साइटेडल नहीं था। चलो अगला लिखो, धौलावीरा। धौलावीरा, DHAULA, धौलावीरा। इसमें लिखेंगे कि लूनी नदी, लूनी रिवर के किनारे गुजरात में। इसका लोकेशन कहां है? धौलावीरा का कहां लोकेटेड था? गुजरात। गुजरात, लूनी नदी के किनारे। ये खोजा गया था डिस्कवर्ड बाय जेपी जोशी इन 1967। 1967 में किसने खोजा था इसे? जेपी जोशी। दो चीजें यहां पे मिली हैं, है ना, जो कि बहुत ही खास है। पहला तो एक बहुत बड़ा पानी का रिजर्वायर मिला। पानी का रिजर्वायर का मतलब कि जैसे हम लोग बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए तालाब बनाते हैं, है ना, उस तरह से इन लोगों, इस शहर में धौलावीरा में एक बहुत बड़ा वाटर रिजर्वायर मिला, है ना, जो कि मैनमेड था, लोगों के द्वारा बनाया हुआ था। और दूसरा जहां पे एक स्टेडियम भी मिला है। ठीक है, खेलने हैं? क्रिकेट खेलने के लिए। क्रिकेट तो उस समय था नहीं। चलो, गुरुद्वारे करते हो। आप वाटर लड़ाई करवाते हैं। युद्ध से वो थे ही नहीं ये लोग। रिजर्वायर आपस में लोग बैठ गए ऐसे कुछ। एंड स्टेडियम ये स्टेडियम अभी भी होंगे सर? हैज बीन फाउंड। अब ये खुदाई से मिला है ना, तो ये बस उस तरह का चीज है, तो वो स्टेडियम में भी खेला थोड़ी जा सकता है, वो सारे संरक्षित होते हैं। कहीं कहीं पे मतलब जो चीजें मिलती थी संग्रहालय में रख दी जाती है, जैसे भोपाल में इंदिरा तो स्टेडियम को उठा के संग्रहालय में कैसे नहीं, रखते हैं? स्टेडियम नहीं, जैसे औजार वगैरह जो मिलते हाँ, थे। तो वो सब रखे जाते हैं, नहीं है, बहुत सारी चीजें रखी हैं। दिल्ली में भी एक म्यूजियम है, वहां रखे हुए हैं। चलो अगला लिखो, लोथल। लिखिए इसको, LOTHAL। गुजरात। गुजरात में है, लिख लो। थोड़े दिन पहले बताया। हाँ, गुजरात। गल्फ ऑफ खंबत के पास। तो लोथल जो है अहमदाबाद जानते हो, है ना, उसके पास ही था। सबसे बड़ा कपड़े का मार्केट पानी में। नियर गल्फ ऑफ खंबत
गुजरात। चलो इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, उसके बारे में देखते हैं। गांधीनगर के पास रहते हैं। सस्ते कपड़े मिलते हैं। लिखो, ये एक पोर्ट शहर था। इट वॉज अ पोर्ट सिटी। इट वॉज ए पोर्ट सिटी। पोर्ट सिटी का मतलब होता है बंदरगाह। मुख्य रूप से इस शहर में क्या था, एक बंदरगाह था जिससे ट्रेड का काम हुआ करता था। हाँ, चलो अगला लिखो, डिस्कवर्ड बाय S.R. Rao in 1954। 1954 ईस्वी में S.R. राव के द्वारा खोजा गया। ठीक है, चलो यहां पर इस शहर से ट्रेड हुआ करता था। यहां बंदरगाह, डॉकयार्ड के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, जले हुए राइस भी यहां से प्राप्त हुए। जले हुए राइस नहीं समझ में आया? जले हुए राइस तो एक घड़ा में रखा हुआ है राइस और वो जल गया, पका हुआ राइस। तब तक भूकंप आ गया, मर गए सब। घड़ा क्यों नहीं फूटा? घड़ा क्यों नहीं फूटा? भूकंप आया। राइस हस्त होता है, जैसे घड़ा फूट गया होगा, है ना। तुम देखो धान जो जला हुआ रहता है, तो उस तरह का कुछ मिला है। तो कुल मिला के कहने की बात है कि यहाँ से चावल का प्रमाण मिला है। अब लिखो काली बंगन। ठीक है, ये लिखो किस वजह से फेमस है। इसकी खोज की गई थी LP टेसीटोरी, एक इटालियन थे, उनके द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आया नहीं एग्जाम में।
इसमें लिखो एक्सकेवेटेड बाय ए घोष। एक्सकेवेटेड बाय दैट मीन्स कि इसकी खुदाई जो है ए घोष इन 1951 51 से 52। इसका खोज जो है वो टेसीटोरी नाम का एक इटालियन था, इटालियन इंडोलॉजिस्ट, उनके द्वारा की गई थी। यहां पे कई सारी चीजें प्राप्त हुई है यहां से, जैसे बैंगल फैक्ट्री, प्लग फील्ड, एक्सकवेटेड और सर आपने पहले बताया था एक वो डिस्कवर्ड बाय टेसीटोरी। सर एक्सकवेटेड और डिस्कवर्ड में मतलब क्या डिफरेंस है? बताया तो स्टार्टिंग में। हम लोग एक ने खुदाई की और एक ने पता लगाया। हाँ, जैसे खोजना बहुत डिफिकल्ट काम है ना, कि जमीन जंगल और ऐसे ये दूर दराज के एरिया है, कहीं पे जाके ढूंढना, पता करना है ना, कहीं घूमते जा रहा है उसको एक पत्थर मिल गया। पुराने गांव में जाओगे तो बहुत ऐसी चीज है। हमारे गांव में भी एक मिट्टी का पहाड़ है, मिट्टी का महल है। अब किसी को पता नहीं, लोग उस पे जाते हैं और कुछ ऐसे ही लोग खेलने वेलने के लिए जाते हैं, बच्चे कुछ तोड़ फोड़। अब उसी में से कुछ मान लो कि अब हम लोगों को तो कुछ पता नहीं है, कोई समझदार पढ़ा लिखा आदमी घूमते फिरते आएगा, उसको कुछ दिख जाएगा तो वो पता, उसे वो हिस्ट्री पढ़ा होता है ना अच्छे से, उसको पता होता है कि कुछ बीच में इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था उस समय के लोग, तो वो उससे निकालता है, उसको खोजता है वो कि शायद ये रहा होगा, है ना। तुम्हें एक पत्थर दिखा दिया जाए, पुराना कोई चीज दिखा दिया जाए, पूछा जाए कि किससे चीज संबंधित, आप नहीं बता पाओगे। लेकिन जो ऐसे लोग जिनका काम ही यही है, तो वो लोगों को पता चल जाता है ना कि इस रंग का पत्थर कहाँ पे इस्तेमाल हुआ करता था, है ना। तो ये जगह पे क्वेश्चन आता है, बैंगल फैक्ट्री चूड़ियों का एक कारखाना था जहां पे चूड़ियां बनाई जाती थी। कहाँ बनाई जाती थी चूड़ियां? कालीबंगन, राजस्थान में। उसके बाद प्लग फील्ड का मतलब है जुती हुई खेत, है ना। और ये जो कालीबंगन है ये एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा आगे था, है ना। यहाँ पे डबल क्रॉपिंग का मतलब समझते हो कि एक के बाद दूसरा अनाज लगाते हैं ना, जैसे एक कोई चीज का अनाज लगाया उसके बाद फिर दूसरा अनाज लगाया। तो यहाँ पे काफी अच्छी एग्रीकल्चर से संबंधित टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती थी। चलो अगला लिखो, रोपर। सतलज नदी के किनारे। उन्नीस 1953 में वाईडी शर्मा के द्वारा खोजा गया। मतलब मानव के साथ
गोदी बेड़ा क्या होता है सर? गोदी बेड़ा ये तो मिला था खाली वहाँ, क्या होता है गोदी बेड़ा ये ALP में आया था तो। गोदी बेड़ा और कुछ हो गया तो वैसे गोदी बेड़ा। गोदी बेड़ा नाम क्या है क्या चीज है ये मिली थी काली गंगा में साक्ष्य। क्या है ये? इसके साक्ष्य मिले थे, जैसे जोते हुए खेत मिले, चूड़ियां मिली थी। तो ये होता क्या है गोदी हाँ, बेड़ा? आपको नहीं पता? ये हमने क्वेश्चन पेपर देखा उसमें आया था गोदी बेड़ा के साक्ष्य कहाँ मिले थे। गोदी घोड़ा, गोदी बेड़ा या ऐसी कुछ था। गोदी मीडिया आ जा रहा है इसमें। देखेंगे सर बाद में, अभी छोड़ दीजिए। एक तो हिंदी के नाम बहुत डिफिकल्ट होते हैं। क्वेश्चन दिखाएंगे आपको। उसको इंग्लिश में कुछ और कहा जाता है, हाँ, आपको पता नहीं चल रहा है। ठीक है, रोपड़ लिखिए। अब लिखो राखी गढ़ी, RAKHI। हाँ नहीं, अगला लिखो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रोपड़ में भी कई सारी चीजें मिली है बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे इसके लिए, तो इसको छोड़ देते हैं। रोपड़ में बस इतना याद रखना है कि कहाँ पे है और खोज किसने की। हाँ, मानव के साथ कुत्तों को दफनाने की सबूत मिली। दोपहर में लोग के इंसानों के साथ कुत्ते को दफनाने की साक्ष्य मिली है। मतलब क्या बोलते हैं कब्रिस्तान में इंग्लिश में? ग्रेव। राखी गढ़ी हरियाणा। राखी गढ़ी, RAKHI GARHI। हरियाणा। राखी गढ़ी हरियाणा। इसमें लिखो उन्नीस 1963 में सूरज भान के द्वारा खोज किया गया। 1963 में सूरज भान ठीक है। यहाँ पे इसकी खास बात यह है कि राखी गढ़ी बहुत बड़ा साइट है ना, और अभी तक पूरा एक्सकेवेशन, पूरी खुदाई नहीं हुई है, तो हो सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ी साइट हो, ये सबसे बड़ा जगह हो। और यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं, है ना, मानव कंकाल मिले हैं, जिसके डीएनए का एनालिसिस उस पे काम चल रहा है। साउथ इंडिया के लोगों से मिला। हाँ, उसके जो राखी गढ़ी से मिले कंकाल है, उसका डीएनए के जांच से पता चलता है कि कोई आर्यन, सभी हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के बाद कि भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद क्या हुआ, आर्य लोग आए। तो राखी गढ़ी में जो इंसानों के जो कंकाल मिले हैं, उसके स्टडी से पता चलता है कि कोई आर्य नहीं आया, है ना। जो सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता, मोस्ट प्रोबेबली टेक्टोनिक कारणों से, है ना, नदी सूख गई, भूकंप आ गए, बाढ़ आ गया, इसकी वजह से लोग वहां से दूसरी तरफ बसने लगे और धीरे धीरे एक एक करके शहर जो है खत्म होते गए। देख सकते हो इसमें कि राखी गढ़ी को में जो है सूरज भान के द्वारा खोजा गया 1963 में, और इसमें ह्यूमन स्केलेटन काफी मात्रा में, काफी संख्या में पाए गए हैं। महाभारत में तो होता है ना सर। महाभारत
भारत की ज्यादा लड़ाई हुई थी, कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुई थी, कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र है ना। 18 हरियाणा में था ना। चलो अगला लिखो आलमगीरपुर। यूपी। क्या बात है विकास ना? हाँ क्या वाईडी शर्मा, इन्होंने इनके भी साथ वाईडी शर्मा। आलमगीरपुर यूपी। खोजा गया वाईडी शर्मा, कौन सा साल था? नहीं पता, ये पता क्या खोजा गया। 1958। बीच की मूर्ति उस स्थान पर। ये आलमगीरपुर कहाँ है पता है? यूपी में मेरठ, जानते हो? मेरठ के पास है ना। और ये जो है ईस्टर्न मोस्ट साइट है, ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ईस्टर्न मोस्ट, सबसे पूर्व। 1958। लिखो अगला पॉइंट। यहां पर कॉटन कल्टीवेशन के प्रमाण मिले हैं। चलो ये सबसे पूर्वी में, सबसे पूरब में जो जगह है अभी तक जो मिले हैं, हो सकता है इसके आगे भी हो, बट अभी तक जो खोजा गया है सबसे पूरब में कौन सी जगह है? आलमगीरपुर। सबसे पश्चिम में कौन सा है? सबसे पश्चिम में आप हड़प्पा। लिखो सुतकांगन, सुतकांगन 2। नेक्स्ट साइट का नाम है ना? क्या? नेक्स्ट साइट। हाँ, सुतकांगन 2 ये है पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य में। वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पश्चिम में कौन सा जगह है था? जो भी सुतकान, आलमगीर सबसे पश्चिम, पश्चिम में है। हाँ, सुतकांगन 2। उसके बाद एक जगह का नाम लिखो मंडा। ये पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। नॉर्दर्न मोस्ट साइट। सुतकांगन के सर डिस्कवर किसने किया था? सुतकांगन को डिस्कवर किया था एडवर्ड मॉकलर। इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ फायदा नहीं है नेसेसरी, कितना याद करोगे? जो इंपॉर्टेंट है वो लिखवा रहा हूं ना उसको। किसने डिस्कवर किया था ये नहीं आएगा, बस हम ये देख रहे हैं कि इसको कौन सा ईस्टर्न मोस्ट, ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 1875 में एडवर्ड मॉकलर ने खोजा था सुतकांगन। तो जो इंपॉर्टेंट साइट्स थे वो हम लोगों ने देखा। अब ये देख रहे हैं कि सबसे पूरब, सबसे पश्चिम, सबसे उत्तर, सबसे दक्षिण में कौन कौन सा जगह मिला, क्योंकि ये कई बार पूछ दिया जाता है ना।
चलो लिख लिए, सुकांगन लिख लिए, मंडा लिख लिए। मंडा कहाँ है? नॉर्थ जम्मू एंड कश्मीर में, है ना। उसके बाद लिखो दाइमाबाद, दाइमाबाद DAIMABAD, दाइमाबाद, जो कि है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। और ये जो है साउदर्न मोस्ट है, साउदर्न मोस्ट साइट ऑफ, है ना। मतलब जैसे लुटियंस देखो, लुटियंस दिल्ली में जो है, जो न्यू दिल्ली का जो एरिया है उसमें कैसा है, बीच में गोल गोल चक्कर है और ऐसी ऐसे सड़कें जुड़ी हुई। देखिए इंडिया गेट के चारों तरफ जाओगे तो ऐसे आपको सड़कें दिखेंगी। दिल्ली के सेंट्रल में ये भी है क्या? हाँ, है ना। इसको कहते हैं रेडियल स्ट्रक्चर। और फिर ये मान लो यहाँ आगे जाकर के फिर एक गोलंबर के पास निकला, फिर यहाँ से ऐसे सड़कें निकली होंगी, ऐसे निकली होंगी, ऐसे निकली होंगी, ऐसे निकली होंगी, और ये यहाँ पे आके फिर एक गोलंबर होगा। समझ रहे हो कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है? हाँ? आप बैठ जाओ, 1 मिनट 2 मिनट आप बैठ जाओ, अंदर ऑफिस में बैठ जाओ। अच्छा, तो ऐसी स्ट्रक्चर होंगी, है ना। इसको कहते हैं रेडियल स्ट्रक्चर। तो बनावली एक ऐसा शहर है जहां की सड़कें, शहर की जो बनावट थी और सब शहर में जैसे रेक्टेंगुलर पैटर्न का है, तो यहाँ पे किस तरह के पैटर्न का है? रेडियल पैटर्न का। ठीक है, तो इस तरह से जो है, तो देखो पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में याद रखना, ये सारे साइट्स के बारे में याद रखना। पहले जो है जितना साइट्स यहाँ पे लिखा है उन सबको पूरा अच्छे से याद रखो, है ना। समझ गए खास बातें में क्या क्या चीज हमने देखा? एक तो मदर गॉडेस है, उसके बाद मेड टॉर्सो है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है ना, पशुपति सील है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। जो काफी स्पेसिफिक है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, जो काफी स्पेसिफिक है। हाथी के दांत, और मिट्टी के बर्तन, खिलौने तो सब जगह मिले हैं। हाथी के दांत भी कई जगहों पे मिले हैं। एडिंग आर्टिफैक्ट बाय वाटर वाला। ठीक है, काली बंगल के बारे में जो है ये चीजें ध्यान रखना है कि खेती के मामले में जो है काफी आगे था। यहाँ पे डबल क्रॉपिंग पैटर्न के खेत मिले हैं, है ना।